जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो साइंस में हम लोग बायोलॉजी से स्टार्ट किए हैं। 2010 और 2011 के कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस में पूछे गए फैक्ट्स थे वो पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था। और आज 2011 से 2013 के बीच में यूपी पीसीएस में जो बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के कुछ फैक्ट्स हैं वो हम लोग देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है एनोस्मिया के बारे में पूछा गया था। एनोस्मिया क्या है? सिंपल एकदम तरीके से अगर हम समझें, जो चीज़ें लिखी गई हैं आप ये पीडीएफ डाउनलोड करके जीएसएन करंट वॉरियर के टेलीग्राम ग्रुप से पढ़ लीजिएगा। नाक बंद है, स्मेल नहीं आ रहा है, हमें कुछ भी, हम सूंघ नहीं पा रहे हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है स्मेल क्या है। तो गंध नहीं आ रही है किसी भी चीज़ की, वो स्मेल ब्लाइंडनेस भी इसको बोलते हैं, गंध का अंधापन, बस वही एनोस्मिया है। अब वो कई सारे कारण से हो सकता है, साइनस की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा वायरल की वजह से कोई दिक्कत है, वायरल हो गया है तो उसकी वजह से भी ये एनोस्मिया हो जाता है। तो इसमें क्या है? लॉस ऑफ एबिलिटी टू डिटेक्ट वन और मोर स्मेल, एक या एक से अधिक गंधों को पहचानने की क्षमता का जब नुकसान हो जाता है तो एनोस्मिया कहलाता है। तो एनोस्मिया इज़ लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल, बस यही वो वहाँ पर क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो वो ऑप्शन बना हुआ था। यानी कि एनोस्मिया क्या है? गंध की अनुभूति का नुकसान, बस इतना जान जाइए। अब देखिए, ये जो एक मछली आप देख रहे हैं इसे हम लोग बोलते हैं मॉस्किटो फिश। मॉस्किटो फिश क्यों बोलते हैं? मच्छर मछली क्यों बोलते हैं? है तो ये मछली। देखिए, जो भी मछली के अंडे होते हैं, लार्वा होते हैं, आप इस मछली को वहाँ पर छोड़ दीजिए, ये मच्छरों के लार्वा को खा जाएगी। तो इसका नाम है गैम्बूसिया। गैम्बूसिया क्या है? ये वो है, मॉस्किटो फिश है जो कि इंसेक्टिवोरस फिश है विच इज़ यूज्ड फॉर मॉस्किटो कंट्रोल। गैम्बोसिया, जिसे मच्छर मछली के नाम से भी जाना जाता है, एक कीटभक्षी मछली है जिसका उपयोग मच्छर के नियंत्रण के लिए किया जाता है। उनके अंडों को ही खा जाएगी, बड़े ही नहीं होंगे बच्चे मच्छर के, तो अपने आप जो मच्छरों की जनसंख्या है वो कंट्रोल हो जाएगी। तो गैम्बूसिया मछली का उपयोग किया जाता है बहुत सारे जगह पे जहाँ पर भी मच्छरों के जनसंख्या को कंट्रोल करना होता है। ये पता चल गया। अब आगे देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से रोग के परीक्षण के लिए, रोगों को पता करने के लिए उस टेस्ट को करवाया जाता है। एक है एलिसा, इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा हुआ है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग बस चीज़ों को समझते हैं। एलिसा, जिसे इंजाइम से जुड़ा हुआ इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड टेस्ट कहा जाता है, फुल फॉर्म है। इसमें देखिए होता क्या है, हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में कोई भी बाहर से रोग आता है, वायरस की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से, तो वो हमारी बॉडी के लिए क्या हो जाता है? एंटीजन। एंटीजन का मतलब ये विदेशी कोई आक्रमण कर गया हमारी बॉडी के ऊपर। अब इससे लड़ने के लिए जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है हमारे अंदर, जो वाइट ब्लड सेल्स, एक आर्मी मौजूद है वाइट ब्लड सेल के रूप में, वो इससे लड़ेगी। जब वो लड़ेगी तो आपके अंदर क्या कहलाएगी? एंटीबॉडी। एलिसा टेस्ट में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि एंटीजन और एंटीबॉडी कितने नंबर में है। अगर ये बढ़े हुए नंबर में आपको दिखेंगे तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई रोग आपके शरीर में प्रवेश कर गया है। तभी उससे लड़ने के लिए भी जो आपके अंदर सेना है वाइट ब्लड सेल की, डब्ल्यूबीसी की, वो भी एंटीबॉडी ज़्यादा मात्रा में मौजूद है। तो इससे हम क्या क्या पता कर सकते हैं? एलिसा टेस्ट का प्रयोग एचआईवी के लिए भी किया जाता है, हेपेटाइटिस के लिए भी किया जाता है, लाइम डिजीज़ के लिए भी किया जाता है। कभी कभी हमारी इम्यून सिस्टम जो है बॉडी के अंदर, वो अटैक कर देती है हमारे शरीर में। कुछ कैंसर्स को पता करने के लिए और एलर्जीज़ को पता करने के लिए भी एलिसा टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो कभी एलिसा टेस्ट के सामने एचआईवी लिखा हो, कभी एलिसा टेस्ट के सामने हेपेटाइटिस लिखा हो। एचआईवी और हेपेटाइटिस दोनों ही वायरस की वजह से होता है। या लाइम रोग भी हो। आजकल देखिए क्या करते हैं ये लोग, थोड़ा हट के भी चीज़ों को पूछ दे रहे हैं ताकि पेपर थोड़ा सा टफ हो जाए। तो लाइम डिजीज़ भी अगर लिखा होगा तो भी समझ जाइए कि एलिसा टेस्ट हम लोग कराते हैं। यही बात यहाँ पर हिंदी में भी लिखी हुई है। और ये जो मैंने आप लोगों को एंटीजन और एंटीबॉडी का चीज़ बताया, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। एंटीजन एक फॉरेन सब्सटेंस है, चाहे आप उसे वायरस मानिए चाहे बैक्टीरिया, दोनों ही फॉरेन है हमारे बॉडी के लिए, फॉरेन मटेरियल है। दैट ट्रिगर्स एन इम्यून रिस्पॉन्स इन द बॉडी। ये एक बार प्रवेश किए एंटीजन तो हमारे शरीर में इनसे लड़ने के लिए तुरंत से सारी सेना इकट्ठी हो जाती है वाइट ब्लड सेल्स के रूप में, तो इम्यून रिस्पॉन्स मिलता है इनके अगेंस्ट। जबकि एंटीबॉडी वाई शेप का एक प्रोटीन है जो कि इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस करती है ताकि इस तरह के कोई भी आक्रमणकारी पदार्थों को, वायरस मान लीजिए या बैक्टीरिया मान लीजिए, उनको पहचाना जा सके और उनको न्यूट्रलाइज किया जा सके।
यानी एंटीजन एक विदेशी पदार्थ है जैसे वायरस या बैक्टीरिया जो शरीर में रक्षा प्रतिक्रिया को ट्रिगर करता है, जबकि एंटीबॉडी एक वाई आकार का प्रोटीन है जो प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा उस विशिष्ट एंटीजन को पहचानने और बेअसर करने के लिए उत्पादित किया जाता है। अब बैक्टीरिया वायरस को हिंदी में जीवाणु विषाणु कहते हैं, इतना आप लोग समझदार हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग बस चीज़ों को समझिए। एक क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है कि कुछ एयर पॉल्यूटेंट हैं यानी कि वायु प्रदूषक हैं और उनसे शरीर पे कौन से हिस्से पे प्रभाव पड़ेगा, कौन से शरीर के पार्ट को हिस्से को वो नुकसान पहुंचा सकते हैं, ये भी सवाल पूछा जाता है। जैसे एस्बेस्टस का धूल होता है, एस्बेस्टस का डस्ट, तो जाहिर सी बात है कि डस्ट अगर कहीं उड़ रहा है, धूल उड़ रहा है, तो आप ऐसे सोचिए कि वो हम श्वास ले रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं, तो सांस से होते हुए हमारे फेफड़ों तक पहुंच जाएगी, तो जाहिर सी बात है कि वो हमारे फेफड़े या लंग या फेफड़े को नुकसान पहुंचाता है। दूसरा है लेड, सीसा। ये इसका लेड का पॉइजनिंग जो होता है वो आपके बॉडी के कई सारे पार्ट को डैमेज करता है, किडनी, ब्रेन, लेकिन सबसे अधिक अगर कोई एक शब्द लिखा होगा तो आपको ब्रेन को पकड़ना है, मस्तिष्क को सबसे अधिक ये नुकसान पहुंचाता है। नहीं तो लेड पॉइजनिंग को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये ब्रेन के साथ साथ किडनी वगैरह को भी काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। उसके बाद मरकरी, पारा। मरकरी के लिए सबसे पहले अगर आपको ये गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम, जठरांत्र प्रणाली जिसे हम लोग बोलते हैं, या फिर कहीं भी स्टमक नज़र आएगा आपको, आमाशय, तो भी आप सबसे पहले उसको टिक करेंगे। उसके बाद आप नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र पर जाएंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो जाहिर सी बात है कि कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे रक्त प्रवाह को असर करता है। कैसे? देखिए, ये मान लीजिए नसें हैं और इसमें ये ब्लड फ्लो कर रहा है। अब ब्लड जो है वो रेड ब्लड सेल से, लाल कोशिकाओं से बना हुआ है। इसमें हेमोग्लोबिन होता है। हेमोग्लोबिन क्या है? रोड पे आप समझ जाइए कि रोड बिछा हुआ है, उसको आप ब्लड मान लीजिए। जो आपकी ट्रांसपोर्ट की गाड़ी होती है, जो आपकी चिट्ठियों को, आपके संदेशों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, तो उसको आप मान के चलिए वो हेमोग्लोबिन है। अब होता क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे शरीर में गया और ऑक्सीजन भी है, ऑक्सीजन तो आप लेते रहते हैं, तो ऑक्सीजन जो है इस हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाता है, जुड़ जाता है और वो हमारे शरीर में हर जगह पहुंचता है। अब होता क्या है कि अगर कार्बन मोनोऑक्साइड भी उसी समय अगर आपके शरीर के पास ऑप्शन आ गया कि आप श्वास ले लिए, तो इस हेमोग्लोबिन को ये कार्बन मोनोऑक्साइड 200 से 250 गुना ज़्यादा पसंद है ऑक्सीजन की तुलना में। तो एक तरफ अगर ऑक्सीजन होगा और दूसरी तरफ अगर कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, तो हमारे हेमोग्लोबिन को ऑक्सीजन पसंद नहीं आएगा, उसको पसंद आएगा कौन? कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि 200 से 250 गुना ज़्यादा पसंद करता है ऑक्सीजन से ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड को हमारा हेमोग्लोबिन। तो अब सोचिए, हेमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अपना रिश्ता जोड़ लेगा और ये क्या बन जाएगा? कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन का एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अब ये कॉम्प्लेक्स जब हमारे शरीर में चारों तरफ घूमेगा तो बॉडी को तो अंदर चाहिए था ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कहीं किसी को मिल ही नहीं रहा है ऑर्गन के पार्ट को। तो इससे क्या होगा? सर दुखना, चिड़चिड़ापन, कन्फ्यूजन की स्थिति, क्योंकि ब्रेन में भी ऑक्सीजन अगर प्रॉपर नहीं पहुंचेगा तो शरीर सही से, ब्रेन काम ही नहीं करेगा प्रॉपर तरीके से, तो कन्फ्यूजन, समझ में नहीं आ रहा है, डिसीजन नहीं ले पाएंगे, बेहोश होकर गिर जाएंगे, चक्कर आएगा, ये सब प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड अगर मात्रा बढ़ता चला गया हमारे शरीर के अंदर, तो फिर कभी कभी दुर्भाग्यवश बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन बिल्कुल मिल ही नहीं रहा है, तो फिर काम कैसे होगा ऑर्गन का। तो इसीलिए कार्बन मोनोऑक्साइड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ना तो इसका कोई स्मेल है, ना तो ये गैस दिखता है, शरीर में आ भी गया तो आपको पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए कार्बन मोनोऑक्साइड के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है। अब देखिए, एक बार ये बस समझ जाइए कि कौन से मच्छर कौन सा रोग लेके घूमते हैं, तो बड़े आराम से कोई भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा तो आपका सही हो जाएगा। क्यूलेक्स मॉस्किटो, क्यूलेक्स मच्छर का नाम जैसा ही आप देखेंगे तुरंत आपके दिमाग में अब से एक बात दौड़नी चाहिए कि ये तो जापानीज इंसेफेलाइटिस फैलाता है भाई। तो क्यूलेक्स मॉस्किटो जब भी आप देखेंगे तुरंत दिमाग में ऐसे कॉन्सेप्ट बनाएगा कि जापानीज इंसेफेलाइटिस को फैलाने वाला जो मच्छर है वो कौन सा है? क्यूलेक्स मॉस्किटो। उसके बाद आप एक सुने होंगे टाइगर मॉस्किटो का नाम, नहीं भी सुने कोई बात नहीं, एडिस एल्बोपिक्टस भी इसको बोलते हैं। तो टाइगर मच्छर या एडिस एल्बोपिक्टस जो है ये येलो फीवर, जिसे हम लोग पित्त ज्वर बोलते हैं, वो फैलाता है। डेंगू और चिकनगुनिया, डेंगू, चिकनगुनिया, येलो फीवर, ये तीनों ही फैलाने का कार्य कौन सा मच्छर कर रहा है? एडिस एल्बोपिक्टस, जिसे हम लोग टाइगर मॉस्किटो, टाइगर मच्छर भी बोलते हैं। अब देखिए, डेंगू और
चिकनगुनिया ये एक और वायरस फैलाता है जो हमारे आसपास अक्सर मिलता है। ये है एडिस एजिप्टी वायरस, सॉरी एडिस एजिप्टी मॉस्किटो, मच्छर है, वायरस नहीं है। एडिस एजिप्टी मच्छर। एडिस एजिप्टी का नाम आता ही आपके दिमाग में दौड़ना चाहिए कि चिकनगुनिया, डेंगू, येलो फीवर जो कि एडिस एल्बोपिक्टस भी फैलाता है, एडिस एजिप्टी भी फैलाता है। तो यहाँ पर जीका में थोड़ा सा हाथ आगे, एक कदम आगे बढ़ जाता है एडिस एजिप्टी। तो जीका वायरस जो कि अफ्रीका में फैला हुआ था, वही जो जीका वायरस को मच्छर फैलाया था वहाँ पर अफ्रीका में, वही उसी प्रजाति का मच्छर हमारे एशिया में, इंडिया में भी मिलता है। तो अब से आप लोग एकदम आराम से ध्यान दीजिएगा। क्यूलेक्स मॉस्किटो जो है वो जापानीज इंसेफेलाइटिस फैला रहा है। एडिस एजिप्टी और एडिस एल्बोपिक्टस कॉमन है कुछ रोगों को फैलाने में, जिसमें आता है डेंगू, जिसमें आता है चिकनगुनिया, जिसमें आता है येलो फीवर वायरस। और जब बात आएगी जीका वायरस की तो इसमें आप किसको ऑप्शन टिक करेंगे? एडिस एजिप्टी को। अब यहाँ से उम्मीद है कि आप लोग को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। देखिए, दो शब्द हमेशा पहले क्वेश्चंस में पूछे गए हैं, एक तो मरासमस और एक है क्वाशिरकोर। दोनों में आपको कन्फ्यूजन होगा क्योंकि प्रोटीन की डिफिशियंसी दोनों जगह आप पढ़ेंगे कि प्रोटीन की कमी हो गई शरीर में तो क्वाशिरकोर भी हो जा रहा है, मरासमस भी हो जा रहा है। एक बार किसी पेपर के यूपीपीसीएस के ऑप्शन में दिया हुआ था कि अगर लंबे समय तक कोई भूखा रहता है इंसान तो फिर जो उसको कमी होगी खान पान में, उससे उसको क्या हो जाएगा, या प्रोटीन की भी कमी हो जाएगी। जब नहीं खाएंगे तो प्रोटीन भी शरीर में नहीं जाएगा, बाकी विटामिन्स भी नहीं आएगा। तो याद रखिएगा कि प्रोटीन की कमी हो रही है बड़े लोगों में, एडल्ट्स में, बच्चों में नहीं। तो हम उसे क्या बोलेंगे? क्वाशिरकोर। अगर मान लीजिए ये भी ऑप्शन में आ जाए कि बहुत लंबे समय तक भूखा रह गए, लॉन्ग स्टारवेशन है, अगर प्रोलॉन्ग्ड स्टारवेशन जिसे हम लोग बोलते हैं कि लंबे समय तक भूखे रह गए, तब आपको टिक करना है क्वाशिरकोर। और अगर बच्चों की बात आएगी कि बच्चों में प्रोटीन की कमी हो रही है, प्रोटीन डिफिशियंसी फाउंड इन चिल्ड्रेन, तब वहाँ पर आपको क्या ऑप्शन टिक करना है? मेरास्मस। कन्फ्यूजन दूर हो गया। कोई छोटा बच्चा होगा, उसमें प्रोटीन की कमी है, अब वो चाहे प्रोटीन की कमी डाइट में नहीं मिल रही है या खा भी रहा है बेचारा, तो उस तरीके की चीज़ों को नहीं खा रहा है, दाल चावल खाए पड़ा है या कुछ सब्जियां खा रहा है जिसमें से प्रोटीन नहीं मिल रहा है, तो ये उसको मेरास्मस हो जाएगा प्रोटीन की कमी की वजह से। अगर कोई बड़ा इंसान है, उसको डाइट में प्रॉपर नहीं मिल रहा है प्रोटीन, उस प्रोटीन की कमी उसके शरीर के अंदर है, तो हम उसे क्वाशिरकोर रोग का नाम देंगे। दोनों के बीच में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। कुछ दिनों के बाद हर एक जो भी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, जैसे साइंस का पढ़ लिए हम लोग अलग अलग साल का, इसको कंबाइंड कर दिया जाएगा आपके लिए, एक ही वीडियो मिल जाएगी। आराम से रिवाइज करके पूरा देख लीजिएगा। पीडीएफ रेगुलर आप लोगों को शेयर किया जा रहा है ग्रुप में, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। कोई और कन्फ्यूजन है, कुछ पूछना है तो आप ज़रूर बात कर सकते हैं। टेलीग्राम पे भी बहुत सारे लोग जुड़े हैं, वहाँ मैसेज कर देते हैं। अभी बहुत ज़्यादा मैसेज होने की वजह से कभी कभी नहीं रिप्लाई मिल पाता है सबको, लेकिन जो कॉमन चीज़ें होती हैं उस पर वीडियो मिल जाता है। बाकी 1-2 दिन में आप लोगों को कुछ चीज़ें पता करके वैकेंसी वगैरह के बारे में बता देंगे वीडियो में, तो आप लोग देख लीजिएगा। बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी पढ़ाई पे अच्छे से ध्यान दीजिए। पीसीएस के लिए 1.5 महीने का समय रह गया है, पीसीएस अच्छे से देना है, उसके बाद आगे हम लोग रणनीति बनाएंगे बाकी पेपरों को भी लेके। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।